हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेटिन क्रेडिट नेटवर्क लिमिटेड, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। और इसका अगर हम चार्ट देखें तो ये अ, उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन चार्ट से पहले हम उसका बिजनेस अगर देखें तो ये एक जैसे मैंने बोला कि लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, एमएफआई। अब नॉर्मल एनबीएफसी और एमएफआई में, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में डिफरेंस क्या होता है, तो अभी गूगल में मैंने एक सर्च किया तो वो निकल के आया कि microfinance institute are the financial organization that provide financial service to the people who don't have access to traditional banking service. Particularly, they offer small loan known as microcredit. तो ये वन टाइप ऑफ एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तरह से ही काम करती है। तो अगर उसका बिजनेस देखें तो हम इसकी वेबसाइट में अगर जाते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो होम पेज में ही उसमें लिखा हुआ है कि करीबन 27 स्टेट में उसके प्रेजेंट है। 90,000 प्लस विलेजेस कवर कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा उसका लोन लोन बुक है, नंबर ऑफ लोन। ठीक है। और अगर उसकी एक इन्वेस्टर सेक्शन में अबाउट अस में मैंने कहीं देखा था, यस, एट ग्लांस में, कि कंपनी 1990 से ये मार्केट में है। अगर उसमें देखें, यस, स्टेटिन credit can launch its operation as a provider of individual and small business loan and saving service to urban leaders in 1990, and this NBFC registered with RBI in 1998। उसके बाद वहाँ जब NSC यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE नहीं था, तब इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज था। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था, फिर लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में, फिर SBI की पॉलिसी की वजह से वो सब डिसलिस्ट करके सब फिर सेंट्रलाइज हो गया। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और करीबन मोर देन 30 ईयर्स से ये इंडिया में उसका नेटवर्क है। तो ओवरऑल बिजनेस देखें तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और कंपनी की जो एज है वो काफ़ी पुरानी है। तो अगर उसका बैलेंस शीट और फाइनेंशियल बाकी पैरामीटर देखें, एक और चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, यस, 76% पोर्टफोलियो फ्रॉम रूरल, यानी कि वो रूरल एरिया में ही कैटर करते हैं एनबीएफसी बैंक। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग और एनबीएफसी, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि रूरल जो एरिया में होता है वो स्मॉल लोन साइज होती है, और जो पीपल जो उसको क्रेडिट देते हैं उसको रीपेइंग जो है वो इजीली हो जाती है। जनरली जब बड़ी बड़ी करोड़ों में लोन देते हैं तो डिफॉल्ट होने का चांस ज़्यादा है और एनपीए भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन रूरल एरिया में वो रिस्क कम रहता है, क्योंकि बैंक थोड़ी भी प्रेशर डालते हैं लोगों के ऊपर तो वो कुछ भी करके अपना लोन है वो रिपे कर देते हैं, तो उसका एनपे भी कम रहता है। तो इसकी वजह से उसका जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट है ज़्यादा रहता है। दूसरा, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, आरबीआई की तरफ से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने का उसको अलाउ किया जाता है, क्योंकि वो अगर छोटी लोन लेते हैं, सपोज 10,000 की लोन लेते हैं, तो उसके केस में अगर उसका पेपर वर्क देखे तो 2,000 का उसका कॉस्टिंग निकलता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आरबीआई की तरफ से रिलैक्सेशन ये एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को मिला है कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले सकते हैं। इसकी वजह से उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा मिलता है इस बैंक में, एनबीएफसी में। और दूसरा एक यहाँ, यस, दो सब्सिडी भी है, सेट इन फाइनेंस फिनसर्व एंड सेट इन हाउसिंग फाइनेंस। दूसरी एक अभी मैंने एक रिसेंटली एक देखा कि एग्रीमेंट विद कर्नाटका बैंक में हुआ है, और यहाँ आप देखें तो वो कर्नाटका बैंक के साथ वो साथ में लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ एक मुझे इन्वेस्टर सेक्शन में मिली, अगर ट्रेडिंग में जाए, हाँ, ट्रेडर्स सेक्शन में, और यहाँ रिसेंटली मार्च 2024 में तीक्ष्णा होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एवरेज प्राइस 199 के ऊपर बाई किया हुआ है, जो टोटल वैल्यू है 258 लाख। अगर उसको चार्ट में अगर देखें तो 199 का प्राइस अभी रिसेंटली ही वो उसमें मार्च में बाई किया था, मार्च 2024 में। और अगर मार्च 2024 का अगर देखें, जून जुलाई, करीबन इसके, अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज द लोएस्ट लेवल।
वहाँ एक एक इंस्टीट्यूट ने बाइंग हुई थी। दूसरी एक और थोड़ा फंडामेंटल अगर देख लेते हैं कंपनी का ओवरऑल, जो फंडामेंटल अगर देखें मार्केट कैप के हिसाब से वो स्मॉल कैप है। स्टॉक भी बहुत ही अंडर वैल्यू है, क्योंकि 4 का पी कभी इतना चलता नहीं, आगे जाके उसमें वो 10 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि अभी उसमें अंडर वैल्यू है, इसलिए उसका पी भी कम है। बैंक के केस में या एनबीएफसी के केस में हम आरओई ही देखते हैं, आरओसी यूज नहीं करते, क्योंकि आरओई का मतलब होता है इक्विटी में बोरोइंग भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये बैंक और एनबीएफसी में लोन लेके लोन देने का काम करते हैं। मतलब कि आरबीआई की तरफ आरबीआई से वो लोन लेते हैं और आगे इंस्टीट्यूट और जो भी अन्य पीपल है उसको लोन देते हैं। और इसके केस में आरओई जो है 21% है, वो काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 66% है, वो भी अच्छा है। और बाकी सब पैरामीटर देखने की जरूरत नहीं। यहाँ एक और चीज़ हम पब्लिक होल्डिंग में देखें तो 50% पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ हम अगर डिटेल में जाएं इन्वेस्टर सेक्शन में, तो 50% में से अगर उसको ब्रेकआउट करें तो 11.14% है वो फ्लोरिन ट्री वेंचर एलएलपी ने यहाँ परचेज किया हुआ है, जो कि एक इंस्टीट्यूट है। और बाकी अगर देखें अलग और भी इन होल्डिंग, तो करीबन ये 20%, 18-19% के आसपास उसका होल्डिंग रहता है। तो 50% में से ये एचएनआई और इंस्टीट्यूट अगर बात करें तो करीबन 32% के आसपास पब्लिक के पास है। तो जब भी किसी होल्डिंग में अगर पब्लिक के होल्डिंग में अगर देखे, तो एक्चुअल होल्डिंग देखने के लिए उसको थोड़ा ब्रेकआउट में जाइए और यहाँ से जो होल्डिंग है वो उसको लेस कीजिए, क्योंकि जो 1% से ज़्यादा होल्डिंग है कई बार स्क्रीनर में या उसका जो पैरामीटर है उसमें लिस्ट होने में या पब्लिक में डाल देते हैं, बजाय कि वो एफ आई आई या डी आई सेक्शन में। तो एक्चुअल होल्डिंग कई बार मिस हो जाती है। तो पब्लिक में अगर होल्डिंग अगर एक्चुअल में है तो 32% के करीबन उसकी सेटी नेट क्रेडिट केयर नेटवर्क की रहती है। और अगर उसका पीयर कंपैरिजन में देखें तो एक और चीज़, यहाँ बुक वैल्यू में अगर जाए तो बुक वैल्यू से अभी वो नीचे ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 186 है और बुक वैल्यू है 217। तो बुक वैल्यू से जब भी किसी भी शेयर कम प्राइस में चल रहा है और हेल्दी बैलेंस शीट है तो बुक वैल्यू तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरा एक और पैरामीटर है यहाँ जो उसको सपोर्ट करता है। और एक और अगर हम उसको क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो लास्ट 5 क्वार्टर से अगर देखें तो कंसिस्टेंस प्रॉफिट में है और काफ़ी अच्छा उसका ग्रोथ देखने को मिला है। 4,400 लास्ट जो रेवेन्यू थी मार्च क्वार्टर की 2020 की, वो ऑलमोस्ट 633 हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1,302 से बढ़कर 1,401 हो गया, जो काफ़ी वो सेम रेंज में अभी है। लेकिन अगर उसको ईयर ऑन ईयर देखें तो मार्च 2017 में उसका रेवेन्यू था 800 और अभी बढ़कर 2,408, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है यहाँ से रेवेन्यू। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 25 करोड़ से बढ़कर 443 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी उसमें बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी है। और रिजर्व अगर देखें तो वो भी रिजर्व बड़ा है, लोन भी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसका काम भी लोन आरबीआई से लेके हम लोगों के जैसे या अन्य एच एन आईज या पीपल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट को लोन देते हैं। ठीक है, और इस केस में तो सिर्फ ये स्मॉल विलेजर्स को ही लोन देते हैं अगर ये एम एफ आई कंपनी है, इसलिए। और बाकी अगर देखें तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो बैलेंस शीट हेल्दी है, उसमें बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं उसके चार्ट पैटर्न की ओर। चार्ट पैटर्न में अगर हम वीकली चार्ट पे जाए तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे अभी स्टॉक यहाँ आ गया है। अगर उसको मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये अभी जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे गया। और यहाँ से सीधा एक रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेक करके
ऊपर चला गया, लेकिन ब्रेक करने के टाइम बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला। तो यानी कि यहाँ इंस्टीट्यूट यहाँ उसमें बाई में लगी हुई है, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम एक साथ कभी नहीं आता। जब भी अगर ब्रेक होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता तो वो फेक ब्रेक होता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ब्रेक आता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होती है, क्योंकि वो ऊपर जाने की तैयारी में होता है। और ब्रेक होने के बाद यह मार्केट के चलते ये मार्केट शेयर फिर वापस नीचे आया है, लेकिन फिर से अभी से यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी, क्योंकि अभी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। और अगर हम डेली चार्ट पैटर्न पे अगर जाए तो यहाँ यस 2 बार सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से फिर से ये वापस ऊपर जाने की तैयारी है। अगर उसका रिसेंट हाई से अगर देखें, सॉरी उसका टोटल अगर फॉल देखें, जो उसका टॉप था वहाँ से अगर नीचे देखें तो करीबन 92% तक वो नीचे गया था। लेकिन अभी करंट फॉल देखें तो 72% डाउन में है। जो अगर ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो अगर ये शेयर ऑल टाइम हाई तक जाता है तो करीबन 250 गुना 250% का उसका प्रॉफिट बेचता है। लेकिन अगर हम रिसेंट जो हाई बना था वहाँ से शेयर गिरा है, अगर वहाँ तक भी होल्ड करे तो भी एक अच्छा खासा उसका टारगेट निकल के आता है। मैं उसे डेली चार्ट में कर देता हूँ, और अगर रिसेंट हाई तक हम ट्रेस करें ये करंट प्राइस से लेके, अगर ये हम करीबन 47% का हमारा टारगेट निकल के आता है। दूसरा यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको क्लियर नज़र में आए। ठीक है, तो ये इसका अगर बाइंग प्राइस अगर देखें तो अभी जो रिसेंटली क्लोज हुआ था 186 के पास है। अगर अगर सेलिंग प्राइस देखें तो वो 273 के आसपास बेचता है, जो कि हमारा टारगेट करीबन 1 ईयर में अचीव हो जाना चाहिए, अगर मार्केट के चलते कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी इवेंट ना हो तो। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, और अनसर्टेनिटी की चलते ही हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि अगर कुछ इवेंट नहीं होती तो शेयर नीचे नहीं आता, और नीचे नहीं आता तो हमें ये इस टाइप का हमें अपॉर्चुनिटी अंडर वैल्यू स्टॉक मिलता ही नहीं। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और किसी भी शेयर को बाई करने के लिए, और पूरा बिजनेस समझ के उसका फाइनेंशियल समझ के, और फिर टेक्निकल में अगर चार्ट पैटर्न बनता है तभी हम किसी भी शेयर में बाई करते हैं। तो एक एजुकेशनल वीडियो था, इसमें मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड ले सोच समझ के लिए, और किसी भी शेयर में 5% से ज़्यादा कभी भी अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें नहीं लगाए। तो ये बातें सब ध्यान रखते अपना ट्रेडिंग करिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद।